इस फिल्म की शुरुआत होती है साल 1952 में। रोमेनिया के चर्च सेंट काटा में मठ में रहने वाली दो नन प्राचीन ईसाई अवशेष को हासिल करने के लिए एक सुरंग में प्रवेश करने जाते हैं, जिसके दरवाजे पर ही लिखा होता है फिनित हाइक दियो, जिसका मतलब होता है कि भगवान यही समाप्त होते हैं। नन को भरोसा होता है कि अंदर रखे प्राचीन ईसाई अवशेष उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही टनल के अंदर गई नन पर एक अदृश्य बुरी ताकत द्वारा हमला किया जाता है। नन सिस्टर से कहती है कि इस बुराई को अगर खून मिला तो ये बच सकती है, और इससे पहले ये तुम्हारे पास आए तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, वरना भगवान भी तुम्हें। नन इतना बोलती ही है कि वो अदृश्य बुरी ताकत उसे अंदर खींच लेती है। सिस्टर विक्टोरिया फिर चाबी को उठाकर खुद एक कमरे में बंद हो जाती है और एक रस्सी को ले लेती है कि तभी दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। सिस्टर खिड़की के छो में खड़े होकर फादर से माफी मांगती है कि वो एक पाप करने वाली है। ठीक पीछे वो पिशाच नन के रूप में सिस्टर की ओर आ रही होती है। ये देख विक्टोरिया डरी हुई होती है, ईश्वर से माफी मांगकर खुद को रस्सी में लटका देती है। खिड़की अपने आप बंद होती है और परछाई में हमें पिशाच नन दिखती है। अगले दिन फ्रेंची नाम का फार्मर गांव का सदस्य वहां आता है, जो चर्च के नन्स को सप्लाई ट्रांसपोर्ट करता है। कौवों की आवाज सुन जब वो चर्च के सामने आता है, जहां वो रस्सी में लटकी हुई नन विक्टोरिया की लाश को देखता है, जिसे कौवे खा रहे होते हैं। ये देख फ्रेंची की हवा उड़ी हुई होती है और तभी रस्सी में लटकी हुई लाश नीचे गिर जाती है। वेटिकन शहर में फादर बुर्के को सेंट काटा में घटी हालत की जांच पड़ताल के लिए भेजा जाता है कि आखिर क्यों एक नन ने खुदकुशी करी, और इस जांच पड़ताल में फादर के साथ सिस्टर आयरीनी को असिस्टेंट के तौर पर भेजते हैं। वेटिकन्स बताते हैं कि सिस्टर आयरीन ने अपनी जिंदगी में कई खतरनाक क्षेत्र का सामना करा होता है, हालांकि वो अभी पूरी तरह से नन नहीं बनी होती है, लेकिन फादर बुर्के के अनुमान के मुताबिक वेटिकन्स वालों ने किसी कारण की वजह से ही सिस्टर आयरीन को चुना होता है। अपना सफर तय करके फादर बुर्के और सिस्टर आयरीनी रोमेनिया में फ्रेंची से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि वो चर्च में फूड सप्लाईज करने जाता था। फादर बुर्के फ्रेंची को उन्हें वहां ले जाने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है, यह कहकर कि कोई भी इन सब से जुड़ता है तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। लेकिन सिस्टर आयरीनी के रिक्वेस्ट करने पर वो राजी हो जाता है। गांव आने पर ही घोड़ा अंदर की ओर जाने से रुक जाता है। फ्रेंची के मुताबिक इसे आगे जाने से घोड़े को डर लगता है। रास्तों पर फादर बुर्की फ्रेंची के नर्स के बारे में पूछते हैं कि नन के मिलने पर उसने उसे कहाँ रखा होता है, जिस पर फ्रेंची बताता है कि नन की लाश को उसने आइस हाउस के अंदर रखा हुआ है, जहाँ वो अपने सभी लाइव सामान डिलीवरीज को छोड़कर जाता है। अंदर आने पर नन की लाश कहीं बैठी हुई होती है। इससे पहले फादर लाश को देखते फ्रेंची उनसे कहता है कि उसने लाश को जमीन पर छोड़ा था, ना कि वहाँ पर बैठे हुए। फादर को नन के हाथ में उस टनल के दरवाजे की चाबी भी मिलती है। नन को अच्छे से दफनाने के लिए फादर डेड बॉडी को कब्रिस्तान में गाड़ने को कहता है। वहीं सिस्टर को एक कब्र पर बेल रिंग लटकी हुई दिखती है। फादर बताते हैं कि जब लोगों को जिंदा दफन होने का डर होता है तो वो जमीन के ऊपर के लोगों को बताने के लिए घंटी बजाते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने गलती की है। ये सुन फ्रेंची कहता है कि यहाँ पर होना ही सबसे बड़ी गलती है। फ्रेंची फिर उन्हें वहां लेकर जाता है, जहाँ पर नन खुद को रस्सी से लटका देती है। फादर को सीढ़ी पर खून एकदम ताजा हुआ मिलता है, जो कि ऐसा होना बिल्कुल असंभव होता है। अंदर आने पर पूरी जगह प्राचीन काल से जुड़ी हुई होती है। आयरीनी को फिर वहाँ एबिस दिखती है, जो इस चर्च के सभी कैथोलिक नन्स की मदर सुपीरियर होती है। वो उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों और क्या लेने आए हो, जिस पर फादर बताते हैं कि हाल ही में यहाँ पर एक नन की हुई मौत की जांच पड़ताल करने के लिए वो यहाँ आए हैं। मदर सुपीरियर को इस बारे में कुछ मालूम नहीं होता है और उनसे कहती है कि रात को यहाँ नन्स शांतिपूर्वक का प्रयास करती है, लेकिन उन्हें कन्वेंट से जुड़े एक लॉज में रहने की इजाजत देकर कल वापस फिर आने को कहती है। फादर फिर फ्रेंची को और घनी रातें होने से पहले घर जाने को कहता है, ताकि सड़कों पर वो इतनी रात को वो ना फंसे। फ्रेंची फिर हाथ में लालटेन लिए अपने घर की ओर बढ़ता है कि तभी दूर खड़ी नर्स विक्टोरिया की आत्मा को वो देख लेता है। आगे देखते देखते वक्त अचानक ही लटकी लाश उसके सामने आ जाती है और सीधा उसके ऊपर गिर जाती है। फटी हालत में फ्रेंची डर के मारे भागने लगता है और इतनी घबराहट में होकर वहीं रखे कब्र में से क्रॉस को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। वहीं सिस्टर आयरीनी फादर को बताती है कि जब वो बच्ची थी तो उसे हमेशा एक दृष्टि दिखती थी, जिसमें मैरी यानी जीसस क्राइस्ट की माँ उसे रास्ता बताती थी। फादर हैरान होते हैं और बताने लगते हैं कि फ्रांस में जब वो वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उसे वहाँ एक बच्चे की जांच के लिए भेजा गया, जो दृष्टियों को देख सकता था। चर्च का मानना होता है कि बुराई ने उसे छोड़ दिया, लेकिन फादर के मुताबिक नहीं, जिस कारण उनके पास झाड़ फूक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और इसी रस्म में डैनियल बहुत बुरी तरह से घायल हो गया और अगले दिन मारा गया। जब सब सो जाते हैं तो आधी रात को ही फादर को आवाज सुनाई देने लगती है। इधर उधर देखने पर कोई बच्चा भाग रहा होता है। खिड़की के बाहर फादर को डैनियल की आत्मा दिखती है, जो उन्हें सीधा कब्रिस्तान की ओर लेकर आता है। वही पत्थर के पीछे डैनियल छुपा हुआ आता है। जब फादर वहाँ देखते हैं तो वो अचानक से ही गायब हो जाता है। एक और पत्थर के पीछे डैनियल होता है, लेकिन फिर से अचानक अदृश्य हो जाता है। आगे जाने पर फादर डैनियल को अपने मुंह से सांप को निकालता हुआ देख फादर डर के मारे नीचे गिर जाते हैं और सीधा एक ताबूत के अंदर गिरकर वहीं दफन होने लगते हैं। वहीं सिस्टर आयरीनी को अचानक एक हवा उठा देती है
है, लेकिन इस बात से अनजान होती है कि पिशाच नन ठीक उसके पीछे होती है। फादर को ढूंढते ढूंढते आयरनी चर्च में आ जाती है जहाँ की नन्स प्रेयर कर रही होती हैं। अचानक एक विशाल परछाई चलने लगती है और ठीक शीशे में सिस्टर के पीछे आ जाती है। सिस्टर जब पीछे मुड़ती है तो ना तो वहाँ कोई नन्स होती है और ना ही कोई रोशनी। अचानक नन पिशाच उसे पकड़ लेती है और कांच टूट जाता है। क्रॉस भी नीचे गिरकर जोर की आवाज करता है। आयरनी डर के मारे बाहर की ओर आती है। ताबूत के अंदर दफन फादर रस्सी की मदद से घंटी बजाने लगता है जो आयरनी को सुनाई दे जाती है। वहां पहुंचने पर वो फादर की आवाज को सुनती है और वहीं रखे एक फावड़े की मदद से फादर को निकालने लगती है और अंदर एक शैतान फादर पर हमला करे जा रहा होता है कि तभी फावड़ा ताबूत को चीरता हुआ उनको शैतान से बचाता है। सिस्टर आयरनी पूछती है कि वो जमीन के अंदर फंस कैसे गए, जिस पर फादर बताते हैं कि इस जगह पर एक शक्तिशाली दुष्ट मौजूद है। फादर को ताबूत के अंदर रखी हुई किताब दिखती है जो शायद उनकी मदद कर सके। अगले दिन फादर और नन मठ के पास आ जाते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ आयरनी जा सकती थी। फादर आयरनी को सावधान रहने को कहते हैं और सारी जानकारी हासिल करने को बोलते हैं। वहीं एक बार में फ्रेंची को पता चलता है कि गांव की 12 साल की लड़की ने खुदकुशी करी और जब से वो नन मारी गई है ये गांव श्रापित हो जा रहा है और कि कैसे जिन लोगों को वो कल मठ पर लेके गया था वो भी उसे जल्द मरे हुए मिलेंगे। फादर को मिली हुई किताब जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि जमीन के हर जानवर और आकाश के हर पक्षी का निर्माण हुआ और जो कुछ भी इस इंसान राक्षस प्राणी को कहता था वो उसका नाम था जो कि होता है वेलेक। वहीं सिस्टर ओवाना आयरनी को इस मठ के इतिहास के बारे में बताती है कि अंधकार युग में ये मठ एक ड्यूक द्वारा बनवाया गया था। उन्होंने जादू टोने और रस्म पर अंगीनत ग्रंथ लिखे थे जिसमें नरक की ताकतों का आह्वान किया, लेकिन नरक ने उसे प्रवेश द्वार खोलने के लिए इस्तेमाल किया ताकि एक खतरनाक बुराई हमारे बीच रह सके। लेकिन वो ईसाई के शूरवीरों द्वारा ही मारा गया जिन्होंने प्रवेश द्वार को बंद कर दिया एक प्राचीन अवशेष की मदद से जिसके अंदर क्राइस्ट का खून होता है। सिस्टर ओवाना बताती है कि कई शताब्दी तक ये काम करा, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो बमबारी के दौरान से वो प्रवेश द्वार खुल गया। आयरनी फिर सिस्टर ओवाना को बताती है कि उसने भी कल रात को एक नन को देखा था जो पवित्र बिल्कुल नहीं थी। सिस्टर ओवाना कहती है कि वो वही बुराई है जो हमारे अवतार में आती है ताकि वो हमारे बीच छुप सके और उसने सिस्टर विक्टोरिया को परम पाप करने के लिए भी मजबूर किया। इतने में वहाँ एक और नन आकर सिस्टर ओवाना को प्रेयर करने को बोलती है। फादर जांच करते समय उन्हें मदर सुपीरियर बुलाने लगती है। फादर उनसे पूछते हैं कि सिस्टर विक्टोरिया के हाथ में चाबी किस चीज को खोलती है। मदर सुपीरियर कहती है कि अब देर हो चुकी है और सिस्टर आयरनी खो चुकी है। फादर जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जिनसे बात कर रहे थे वो तो कब की मर चुकी है। आयरनी फिर एक बुरे सपने से उठ जाती है और सामने एक नन को बैठी हुई देखती है जो अपने माला को तोड़ रही होती है। आयरनी मोतियों को उठाती ही है कि वो नन वहाँ से गायब हो जाती है। विक्टोरिया की आत्मा फिर आयरनी को दिखती है जिसने खुदकुशी करी थी। आयरनी को फिर सिस्टर ओवाना की आवाजें बुला रही होती है जो उसे सीधा टनल के दरवाजे की ओर ले जाता है। तभी दरवाजा खुलता है और सामने पिशाच वेलेक होती है। ये देख आयरनी मानो जैसे पागल ही हो जाती है। वेलेक अपनी ताकत से आयरनी को खींचकर दरवाजे की चाबी लेने की कोशिश करती है। खुद को बुराई की ताकत से बचाकर आयरनी भागने लगती है और तभी एक नन उसे पकड़कर अंदर खींचती है और उससे कहती है कि वेलेक और ताकतवर हो रही है। नन आयरनी को चैपल में प्रेयर करने के लिए बुलाती है ताकि बुराई की शक्ति कमजोर हो जाए। आयरनी जब वहाँ आती है तो उसे वहाँ सिस्टर ओवाना की लाश मिलती है जबकि उनके हाथ में क्रॉस होता है। वही फादर को दूर लेटा हुआ डैनियल की आत्मा दिखती है, लेकिन तभी वो सामने आकर फादर को डरा देता है और एक जोर की भूकंप होने लगता है। डैनियल की आत्मा से बचाकर फादर जब पीछे मुड़ते हैं तो उनके ठीक सामने वेलेक नन के रूप में खड़ी हुई होती है। फादर फटी गांड के साथ भागकर सीधा बाहर की ओर आ जाता है। वहीं चैपल में कई सारे नन्स आकर सिस्टर आयरन को प्रेयर करने को कहती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही सभी नन्स हवा में उड़कर बुरी तरह से मारे जा रहे होते हैं। फादर को फ्रेंची की कही बात याद आती है जो उसे सीधा आइस हाउस की ओर ले जाती है। अचानक आइस के अंदर से भूतग्रस्त लाश निकलकर फादर पर हमला करने आता है। तभी कोई उस लाश की खोपड़ी उड़ा देता है और वो और कोई नहीं बल्कि फ्रेंची होता है जो फादर और सिस्टर की चिंता को लेकर वहाँ आता है। दोनों मिलकर सिस्टर आयरनी को देखने जाते हैं जो उन्हें बताती है कि वो और बाकी नन्स उस बुराई को भगाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फादर जब पूछता है कि कौन नन्स, और तभी आयरनी को पता चलता है कि इतने समय से वो अकेले ही प्रार्थना कर रही थी। आयरनी बताती है कि नन उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रही है और वो बिल्कुल असली लग रहे थे। आगे जाने पर आयरनी फादर को सिस्टर ओवाना की लाश दिखाती है और कि कैसे अब ये एक जगह पवित्र नहीं है। अचानक लाश को कोई पिशाच कब्जा कर लेता है और क्रॉस को लेकर सीधा फादर के शरीर के अंदर हमला कर देता है। पिशाच को पकड़कर फादर आयरनी को अपने क्रॉस पर पवित्र जल लगाने को कहते हैं और सीधा लाश के सिर पर लगाकर पिशाच को शरीर से बाहर निकलने का हुक्म देते हैं। मंत्र पढ़ते पढ़ते फादर का क्रॉस जलने लगता है और तभी पिशाच कपड़े की आंख के साथ लपटकर उन पर हमला करने आ रहा होता है। तभी फ्रेंची अपनी लाई शॉटगन से पिशाच को शूट कर देता है। फ्रेंची कहता है कि अब तो उन्होंने देर कर
दी है क्योंकि बुराई आजाद हो चुकी है, जिस पर सिस्टर आयरीनी मना करती है, यह कहकर कि राक्षस को हमारी दुनिया में प्रवेश करने के लिए उसके पास एक मानव आत्मा होनी चाहिए। फादर को भी पता चल जाता है कि विक्टोरिया इस मठ पर आखिरी नन ही बची होगी। आयरीनी बताती है कि उसने सुसाइड नहीं किया था बल्कि बलिदान था, ताकि बुराई उसकी आत्मा को नहीं ले जाए और उन्हें बुराई को रोकने के लिए प्रवेश द्वार को बंद करना होगा। सिस्टर आयरीनी फादर को बताती है कि प्रवेश द्वार जाने का दरवाजा कहाँ है और बिना उस प्राचीन अवशेष के वो दरवाजे को नहीं बंद कर सकते जिसके अंदर क्राइस्ट का खून है। सिस्टर आयरीनी फादर बुर्के को सूचित करती है कि ईश्वर ने उसे एक नन के रूप में अपनी गंभीर प्रतिज्ञा करने के लिए बुलाया है और फादर को उसे एक घोषित नन की स्थिति में बढ़ाने को कहती है, जो फादर ये सब मठ के चैपल में कर रहे होते हैं। तीनों जब टनल के अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी प्राचीन अवशेष नहीं मिलता है। फादर मैरी की मूर्ति को देख सिस्टर से कहते हैं कि क्या तुमने नहीं देखा, और सिस्टर आयरीनी से कहते हैं कि मैरी रास्ता बताती है, जो सिस्टर आयरीनी को दृष्टि में दिखाई देते रहते हैं। और जिस तरफ मैरी की मूर्ति इशारा करती है, ठीक वहीं पर एक दरवाजे के अंदर प्राचीन अवशेष होता है जिसके अंदर ईसाई का ब्लड होता है, और अंदर जाने पर उन्हें वही दरवाजा मिलता है जिसपे लिखा होता है कि भगवान यही समाप्त होते हैं। ये सुन सिस्टर आयरीनी तो क्राइस्ट के ब्लड के भरोसे हिम्मत करके अंदर चली जाती है। प्रवेश द्वार ढूंढने के लिए सभी अलग हो जाते हैं। फ्रेंची जब एक अंधेरे में देखता ही है कि अचानक एक ताकत उसके हाथ में मशाल को बुझा देती है। डर के मारे वो भागने लग जाता है। वहीं एक नन ठीक आयरीनी के पीछे होती है। जब वो मुड़कर उसे बात करती है तो अचानक एक बिना चेहरे की नन उस पर हमला कर देती है। भागते भागते आयरीनी एक कमरे में आ जाती है जहाँ वो देखती है कि वो एक जादुई चीन के ऊपर खुद खड़ी होती है। अचानक उसे वहाँ कई लाशें खड़ी हुई दिखती हैं और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और पिशाच उसके मोमबत्ती को बुझा देता है। फ्रेंची आवाजों को सुन उस दरवाजे पर पहुंच जाता है जो अपने आप ही बंद हो जाता है। वहीं फादर को रास्ते पर कई सारे नन्स दिखते हैं जो उसके पास आ रहे होते हैं। तभी फादर पवित्र जल निकालकर उन नन्स की आत्माओं को खुद से दूर करता है। फ्रेंची फिर अपनी गन से दरवाजे को तोड़कर अंदर आता है, जहाँ वो सिस्टर आयरीनी को उसी चिन्ह के ऊपर हवा में देखता है। जब वो कपड़े को हटाता है तो अचानक वेलिक उसको हवा में उड़ा देती है। वेलिक फिर फ्रेंची पर कब्जा कर लेती है और उसके पास जाकर कहती है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए था। इसी बीच फ्रेंची चालाकी से आयरीनी की गले में लगे क्राइस्ट के खून को निकालकर उसके चेहरे पर लगा देता है, जिस कारण पिशाच वेलिक आयरीनी के शरीर से निकल जाता है। फ्रेंची आयरीनी को बचाता ही है कि वो पिशाच वेलिक फ्रेंची को हवा में पकड़ लेती है और एक डरावनी चीख के साथ आयरीनी को किसी पानी से भरे चैम्बर में फेंक देती है। पिशाच नन फ्रेंची को वहीं बेहोश कर देती है। फादर जब वहां पहुंचते हैं तो अचानक उनके ऊपर डैनियल का भूत उन पर हमला करने लगता है और खुद को बच बचाकर फादर घायल हो जाते हैं। आयरीनी को पता चलता है कि उसके गले से अवशेष दूर हो चुका है और इतने में ही पानी के अंदर से डरावनी पिशाच वेलिक द नन बाहर आती है, जो सीधा आयरीनी को पानी में डुबा कर मारने लगती है। फादर फिर मंत्र का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन नन अपनी शक्ति से उन्हें कहीं दूर हवा में फेंक देते हैं। आयरीनी फिर अवशेष को लेकर पानी से निकालकर नन को देती है और नन अपने एक हाथ से ही आयरीनी को हवा में उठा देती है। लेकिन जब वो अवशेष को देखती है तो उसके अंदर क्राइस्ट का खून नहीं होता है और तभी आयरीनी अपने मुंह से क्राइस्ट के खून को वेलिक के मुंह पर निछावर कर देती है और धीरे धीरे पिशाच वेलिक प्रवेश द्वार के अंदर जाने लगती है, जो ठीक उस पानी के नीचे ही होता है। पानी में डूब रही आयरीनी को फिर फ्रेंच वहां आकर बचाता है और ऑक्सीजन देने की कोशिश करने लगता है। वहीं प्रवेश द्वार के अंदर वो वेलिक बंद हो जाती है और तभी आयरीनी भी जाग उठती है। आयरीनी फिर फ्रेंची से उसका असली नाम पूछती है, जिस पर वो अपना असली नाम मैरिस बताता है और उसे शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए। और सुबह होते होते सिस्टर आयरीनी फादर की आंख की मरहम पट्टी भी कर देती है। जाने से पहले आयरीनी अपने सभी मरे हुए नन्स को अपना प्यार और श्रद्धांजलि देने लगती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। आयरीनी और फ्रेंची दोनों आपस में बात करने लगते हैं और तभी फ्रांची के गर्दन के पीछे एक उल्टे क्रॉस के निशान से हमें पता चलता है कि उसको अब पिशाच वेलिक ने भूतग्रस्त कर लिया है। लेकिन इस कहानी के 20 साल बाद फ्रेंची, जिसका असली नाम मैरिस होता है, उसको पिशाच वेलिक बुरी तरह से पोजेस्ट कर लेती है, जिस कारण इतिहास के सबसे बड़े 2 भूत प्रेत भगाने वाले डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन उस पर झाड़ फूक करने आए होते हैं। और ये फुटेज ऑडियंस में ही बैठी कैरोलिन नाम की औरत देख रही होती है, जिसके घर में बैथशेबा नाम की चुड़ैल उसके बच्चों को सता रही होती है। लेकिन इससे पहले 20 सालों के बीच में ही एक गुड़िया बनाने वाला आदमी अपनी 7 साल की बेटी को कार एक्सीडेंट में खो देता है, जिसका नाम और कोई नहीं बल्कि एनाबेल होता है। देखते रहिए कंजरिंग यूनिवर्स का अगला भाग।